प्रिय साथियों, शेखावाटी अंचल जो है धनाढ्य सेठों से भरा हुआ है और यहाँ पर करीब 2500 हवेलियाँ, एक से बढ़कर एक हवेलियाँ चूरू में, रामगढ़ में, रतनगढ़ में, बिसाऊ में, मंडावा में, नवलगढ़, मुकंदगढ़, ढूंढलोद सभी एरियाज़ में देखने को मिलती है। सभी हवेलियों पे बहुत ही भव्य भित्ति चित्र भी अंकित है और इसी संदर्भ में आज मैं कमल सिंह जी कोठारी साहब से आपको हवेली की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक हवेली के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हवेली शब्द कहाँ से निकला, हवेली किसको बोलते हैं, हवेलियाँ कितने प्रकार की होती है, उसी संदर्भ में मैं आपसे चर्चा करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप बताएं कि हवेली किसे कहते हैं। नमस्कार। वस्तुतः शब्द के उद्गम की मैं पूरी जानकारी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हवा से ही रिलेटेड है। जहाँ से हवा है, जिसमें चारों ओर से खुला हो जो, वो हवेली। ठीक है, हवा से लिंक मैं इसको कर रहा हूँ शब्द को, मेरी समझ के अनुसार। और हवेली स्ट्रक्चर पे आप मेरे से बातचीत करना चाहते हैं, मैं इसके कंपोनेंट्स पे, इसका कैसे नक्शा वगैरह कैसे बनाते होंगे, कैसे निर्माण करते होंगे, क्यों निर्माण किया, क्या किया, पूरी एक उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। राजस्थान में मैंने भी कई किलों का, हवेलियों का, महलों का अध्ययन किया है, देखा है मैंने उनको। प्राचीन जो कुंभा के महल वगैरह भी देखे, वो जो महल से लगते भी नहीं। कुंभलगढ़ में गए जैसे, तो वो एक समतल यूं एक सपाट सी एक छत है, जैसे सिंपल छोटे छोटे गेट उनके। फिर जैसे आमेर में आते हैं, तो आमेर में जैसे शीश महल है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, वहां तक आते आते स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन आने लग जाते हैं। फिर और जैसे अब जोधपुर में उम्मेद पैलेस में जाओगे तो वो आधुनिक एक होटल जैसा रूप आ जाएगा। चूरू में अब माल जी का कमरा, एक आज तो एक होटल है, संरक्षित होटल है ये मानिए, पहले एक वो हवेली थी। वहां तक आते आते इटालियन संगमरमर से काम हुआ, परियां लगी हुई है, यूं एक चेंजेस, परिवर्तन आपको, एक रेखीय परिवर्तन आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो विविध धाराएं आई यहाँ पे, अपनी राजस्थान की मूल परंपरा, भारत की मूल परंपरा निर्माण की, उसके बाद में ये ईरानी और ये जो कलाएं बाहर से ये लोग आई, उनका भी समावेश हुआ कहीं। ये जो मेहराब वगैरह है, इनका आर्क का, इनका सबका अपने यहाँ समावेश हुआ है इनका। अच्छा, ये आप और जगह भी इनका प्रयोग देखेंगे। आप राजस्थान में आप देखेंगे आज से लगभग 250-300 वर्षों पहले, 200 वर्षों पहले विशेष रूप से, और 100 वर्ष तो ये मानिए बहुत ही ऐसा काल है जिसमें प्रचुरता से बहुत निर्माण हुए। वो जो हवेली है, तो एक आप ये मानिए उसका निर्माण कैसे, उसका नक्शा, प्राय वो अनपढ़ ही लोग थे, कोई इंजीनियर नहीं था उनके साथ, कोई इंजीनियर जुड़ा हुआ नहीं था। नक्शा वो दिमाग में ही रखते थे और पीढ़ियों से थे वो, पीढ़ियों से। कई तो ऐसे शिल्पकार हैं जो पीढ़ियों से हैं और बहुत ही सिद्ध हस्त थे, यानी उनके पास उपकरण भी इतने नहीं थे, औजार भी इतने नहीं थे, और कोई उनके पास मशीनीकृत तो चीजें ही नहीं थी। तो सबसे पहले तो वो जो नक्शा बनाते वो दिमाग में ही बनाते, दिल और दिमाग में बनाते। सेठ तो दिल में बनाता है, वो दिमाग में बनाते। ठीक है, और प्राय क्या अनुकरण ही होता है एक। तो वो हवेली है, उस हवेली के हिसाब से ही अनुकरण। तो प्राय चीजें उससे कम ज्यादा, जितना घी डालोगे उतना ही हलवा सीरा मीठा बढ़िया होगा, जितनी चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो उसी तरह से जितनी उसकी सेठ की क्षमता है, कितने वर्षों तक चला सकता है। तो यही गर्भोक्तियां चलती कि इसके चेजा करनी कभी बंद नहीं होती है, चेजा चलता ही रहता है उसके। तो चेजा चलाते रहना ही उनके लिए गौरव का विषय था। बिल्कुल। तो प्रदेशों से और से पैसा लाते हैं। मैं तो कई बार इसको अकाल राहत के कार्यक्रम कहता हूँ। जैसे छप्पनिया काल में 1899 ईस्वी में पड़ा, 1956 विक्रम संवत में, उस साल में बहुत हवेलियां मिली, बनी, क्योंकि लेबर बहुत सस्ता था, रोटी सट्टे भी काम हो रहा था। तो उनको तो ये मानिए कि अनाज मिला, रोटी मिली, और उनको सस्ता लेबर मिल गया। तो इस तरह से इनके निर्माण की परिकल्पनाएं, कोई पैसा कमा के लाता तो आदमी क्या है, देखा देखी करता है, वो देखता है मेरी भी एक हवेली होनी चाहिए। तो निर्माण की इस तरह से परंपराएं आती, एक दूसरी जगह से आते, नई जगह आते। यहाँ भी रहने के लिए संयुक्त परिवार थे, एक लंबा चौड़ा अपनी एक हवेली हो, व्यवस्थित ढंग से रह जाए, ऐसा सोच रहता।
निर्माण में आसपास की चीजें ही काम लेते हैं यहाँ। अच्छा। जैसे धांधला भाटा यहाँ निर्माण में लिया गया है। आपने शेखावाटी शब्द लिया, मैं थोड़ा अंतर करूंगा। जिस जगह के आप हो वो भी कभी शेखावाटी में नहीं था। आपसे आगे रामगढ़ शेखावाटी में, रतन नगर आपका थली का हिस्सा है। अच्छा। भाई जहाँ शेखावतों का कभी अधिकार ही नहीं रहा, जहाँ शेखावतों का अधिकार था उसको शेखावाटी कह दिया। हाँ हाँ। तो पूरा सीकर जिला शेखावाटी का अंग नहीं है। नीमका थाना जो है ना वो तोरावाटी है। अच्छा। नीमका थाना श्रीमाधोपुर इलाका तोरावाटी है। झुंझुनू जिला पूरा शेखावाटी का अंग है, जहाँ शेखावतों का किसी न किसी रूप में अधिकार था। ये थली का हिस्सा है, मरुस्थली। हाँ हाँ। उससे थली हो गई। हाँ। तो जो बीकानेर डिवीजन के जो जिले हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, ये थली का हिस्सा है। अच्छा। लेकिन एडजॉइनिंग है, रतन नगर की रोही से निकलते ही रामगढ़ है। हाँ हाँ। तो आप उसको क्या कहोगे? तो शेखावाटी में भी एक निर्माण की विशेष परंपरा आप देखिए। नवलगढ़ में, चिड़ावा में, ये जो मुकुंदगढ़ में, ये जो पुराने कस्बे थे, यहाँ बिसाऊ में भी आई ये परंपरा। वहां से रामगढ़ में आई, रामगढ़ से आपके रतन नगर में आई, इधर चूरू में भी उससे प्रभाव रहा। चूरू जिले के अन्य जो कस्बे हैं, पुराने कस्बे जो थे निर्माण की, उनमें अलग परंपराएं थी। ये परंपराएं आई 200-250 वर्षों में मजबूत हुई परंपराएं। तो धांधला भाटा लिया जाता था चूरू में। जैसे आसल खेड़े के पास में ये खनेड़े थे ऐसे बहुत से, उनसे ये धांधला भाटा निकलता था। तो थोड़ा कच्चा होता है और ये मौसम के अनुकूल होता है। गर्मी में एकदम गर्म नहीं होगा, सर्दी में ठंडा नहीं होगा। जो वहाँ पहाड़ों से तोड़ के लाए जाएंगे पत्थर, वो गर्म और ठंडे होंगे, आप देखेंगे। दूसरा, उसके ऊपर जो लिपाई करने के लिए वो चूना भी घरट, यही घरों में घरट बनता। भैंसा खींचता, उसके आंखों के पट्टी बांध देते, गोल गोल घरट पे घूमता रहता वो। तो उसमें खोर, ये धांधला भाटा, ये सब मिक्स करके इनसे चूना तैयार किया जाता। सीमेंट की एक उम्र होती है, 60-70 वर्ष, वो जो उसमें सरिये डाले जाते हैं, वो सीमेंट स्वयं भी। चूना जो है लाइफ लॉन्ग होता है, लाइफ लॉन्ग। उसको वापिस भी काम में लिया जा सकता है चूने को, इस तरह की भी उसमें होती है, विशेषता होती है। तो धांधला भाटा, चूना, स्ट्रक्चर जो किए जाते वो आज की तरह इस तरह से आरसीसी का काम नहीं था। वो पुराना आरसीसी आप देखो। तो वो एक छाजन बनाते, प्लेटफॉर्म बनाते लकड़ी से और इन सब चीजों से, काट से, उसके ऊपर फिर उसको वो थापते धांधला भाटा, और उस पर वो कई लेयर में वो थापते, मोटी लेयर बनाते। तो छतों की लेयर बहुत मोटी है, उससे सर्दी गर्मी का भी बचाव। छतें भी मोटी, दीवारें भी 1.5 फीट तक है। 1.25 फीट तो अभी भी हमारे घर की दीवारें हैं। तो 1.5 फीट चौड़ी दीवारें वो, और कई किलो में तो आप देखते हैं ना दीवारें इतनी चौड़ी कि उन पर घुड़सवार दौड़ते हैं। बिल्कुल। तो चौड़ी दीवारें, छतें भी चौड़ी, और धांधला भाटा, और उस पर लिपाई यहाँ चूने का। तो ये क्लाइमेट के हिसाब से मटेरियल लिया हमने। ठीक है। और रंग वगैरह यहाँ लोकल जो रंग थे ना, उन्होंने उन चीज़ों से, फूलों से उन्होंने बनाए। अच्छा। रंग बनाए, उनको उबालना, उकालना, उसमें कुछ मिक्सर करना रसायन का, वो रंग स्थायी है। जैसे काली जो मुड़िया लिपि की जो पुरानी भैया हैं, आज भी आप 200 वर्ष बाद भी देखो, पोतेदार घराने की जो है ना, रणजीत सिंह जी के वो खजांची थे, पोतेदार परिवार। तो रणजीत सिंह जी का समय देखो आप, 19वीं शताब्दी का पहले का समय है, 200 वर्ष हो गए आज। उनकी भैया आज भी उतनी सुरक्षित पड़ी है। हम कुछ नीली स्याही से लिखते हैं, वो तो मिट जाता है, हमारे जीवन काल के सर्टिफिकेट में नाम मिटने लगे। तो उसमें क्या, वो स्थायी करने के लिए चीजें उसमें डालते थे, उसको उकालते थे, तैयार करते थे, उसको ब्रांड नहीं दे पाए वो। इसी तरह से ये लोकल मटेरियल था। अब उसके स्ट्रक्चर पे मैं आता हूँ। सबसे आगे एक खुली जगह छोड़ी जाएगी। जितनी खुली जगह होगी ना, उस हवेली का ग्रेस उतना ही होगा। ठीक है। जितनी ऊंचाई है उतनी छोड़ो, ताकि वो धूप वगैरह का प्रॉपर, उसको बाखड़ कहा जाता है। बाखड़ जो आगे का आंगन है ना, आगे की जो जगह है खुली, उसको आंगन। और बाहर एक गेट के बाहर चबूतरे हथाई के लिए छोड़े जाते हैं। अपने पट्टे की जमीन से चबूतरे 4 फीट, 5 फुट, 6 फुट चौड़े तक, 3-4 फीट चौड़े, जिस पे आराम से आके बैठ जाओ, बातें करो, हथाई करो। फिर बाखड़ के बाद में नीचे जो है ना, वो आज के अंडरग्राउंड की टेक्निक पे वो बनाते हैं, ढारे गुब्बारे बनाते हैं वहाँ। अच्छा। तो उनमें क्या, आप स्टोर्स की चीजें, आज आप देखिए घर बंगलो टाइप बना लिया, चीजें कहाँ रखनी नहीं है, या तो सड़क पे फेंकी या कहीं फेंकी। तो चीजा ही एक होता है, उसकी सैकड़ों चीजें होती है, उनके पास सुरक्षित मिलती। वो छोटी मोटी चीजें भी, कईयों के तो 50-50, 60-60, 100-100 मटके मिल जाते, क्योंकि बारातें आती तो मटकों में पानी स्टोर होता। चक्कियां मिल जाती, कई सिलपट मिल जाते। तो ये ढारे गुब्बारे इन कामों के लिए थे। माचे, कई और चीजें पड़ी है, ढारे गुब्बारे। और आगे
फिर थोड़ा सा ऊपर जाके आगे वो रखते हैं एक बैठक। अंदर वो पूरा जो है ना राजसी ठाट बाट से रनिवास है ये मानिए, अंदर हर आदमी की एंट्री नहीं होगी। तो जो भी गेस्ट हैं वो आएंगे, वो बाहर बैठक। तो बैठक जो है उसको वो काफ़ी सजावट से और काफ़ी वैसे सारा जो रूफ का स्ट्रक्चर वो मैंने बताया, पुराना जो ढोला सिस्टम से निर्माण हुआ है वो ढोले सिस्टम का निर्माण की मैंने बताई कि वो एक स्ट्रक्चर बना के उस पर वो छाजन करते, फिर स्ट्रक्चर हटा लिया जाता और फिर उसकी लिपाई कर दी जाती। फिर अंदर चौक मिलान होता है, जिसमें 2 पोर्शन तो होते ही होते हैं, कई जगह 4 पोर्शन भी होते हैं। अच्छा। तो 2 पोर्शन में क्या होता है, रसोई, परिंदा, पास में पेड़काड़ा कहते हैं जिसको, सीढ़ियों को होता है। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर होता है ऊपर जाने के लिए। और अंदर एक तिरबारी होती, तिरबारी शब्द आया 3 बारी। अच्छा। 3 गेट। तो वो 3 जो मेहराब थे उनसे बना हुआ, और 3 गेट, उनके अंदर एक चौगरा जो आडलती साड़ कहता, वो चौगरा होता, 4 घर। अच्छा। उसमें बीच में आप देखो लेंटल सा लगा हुआ, वो लेंटल नहीं है, इसी तरह के स्ट्रक्चर से बना हुआ है। 2 अलग अलग ढोले हो गए, तो 2 घर तो ये। फिर अंदर कोठड़ी के ऊपर फिर और ताक है बड़ा, तो 4 घर। इस तरह से उसका नाम चौगरा। जो सामने होता है उसको कहते हैं साड़। तो तिरबारी में चौगरा, साड़, इधर फिर एक रसोई, परिंदा, पेड़ काड़ा। ये स्ट्रक्चर एक हो गया, एक परिवार का पूरा हो गया। ऐसा ही दूसरी साइड में दूसरे का बन जाएगा, और 4 जहां होते हैं वहां 4 इस तरह से मिला दिए जाते हैं। ठीक। फिर जो सीढ़ियां ऊपर जा रही है, माले पे जो शब्द चलता है ना, तल्ला, तल्ले शब्द से आ गया मालिया, माले पर। तो ऊपर मालिया, डागलिया, इस तरह से। तो जो नई बहुएं हैं वो ऊपर सेटल होती, और उससे ऊपर फिर और परिवार का कोई ब्याह के आता तो उससे ऊपर तिपड़ शब्द आया, तीसरी पड़। अच्छा। पहली पड़, दूसरी पड़, फिर तीसरी पड़। तो आज अपन कहते हैं 3 स्टोरी, वो 3 स्टोरी जो होता है उसको तिपड़ कहा जाता है। तो प्राय एक स्ट्रक्चर में मैंने देखा खुल के खिड़कियां नहीं बनाते हैं, छोटी खिड़कियां हैं। चोरी का प्राय पर डाका भी पड़ता, धड़ेती आते थे, तो छोटी खिड़कियां, और कुछ मिट्टी वगैरह आती है, सर्दी आती है, ठंड आती है, उससे बचाव के लिए भी इस तरह का स्ट्रक्चर प्राय ये होता। फिर उधर का बन गया, बीच में एक सीढ़ियां होती जो नीचे उतरती, पीछे जो खुला चौक होता उसको कहते हैं नाड़। तो सबके नाड़ रखी जाती, क्योंकि उसमें सबकी खिड़कियां निकल जाती। ऐसे ही आगे बन जाता वो चौक मिलान, ऐसे हो जाता। कई जगह ऊपर फिर और इसी तरह से एक चौक और बनता, छोटा चौक, उसमें चांदनी बनती। अच्छा। चांदनी तानते हैं ना अपन, चंदोबा तानते हैं, चांदनी, वैसे वो चांदनी तनी भी। इस तरह का हवेलियों का ये स्ट्रक्चर था। इसमें मैंने कई बार देखा कि ये जैसे लघु शंका या दीर्घ शंका या सोच वगैरह जाने के लिए अटैच लेट बात, ये तो कल्पना ही अभी आई है। फ्लश के लेटरिन वगैरह भी ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आया। दिशा मैदान वगैरह प्राय बाहर ही जाते हैं, प्राय सबके नोरे वगैरह होते हैं, खुले में ही जाते हैं वो लोग। तो इस तरह की कल्पनाएं वहां नहीं थी। नहाने वगैरह की व्यवस्थाएं जरूर, कोई पास में कमरा, उसमें महिलाओं के नहाने वगैरह का। पुरुष वगैरह तो प्राय कुओं पे नहाते या नीचे खुले चौक, वो चौकों पे ही वो तख्ते वगैरह लगे हुए होते हैं, पानी आता है उसमें खींचते, कुंड बनती। चूरू में इतनी कुंडे नहीं बनी हुई, तो पानी प्रचुर था, पीने लायक था। रतनगढ़ चूरू में कुंडे नहीं है। राजगढ़ में आप देखेंगे कुंड मिलेगी, तारानगर में हर घर में कुंड मिलेगी। पानी खरा था, तो स्टोरेज के लिए सबसे पहले जो छत की नाली को उससे जोड़ देते, ये और पूरी कुंड भी वो चूने की बनी हुई होती थी। और सैकड़ों वर्षों बाद भी आप देखिए उसमें कोई, कहीं भी आप देखिए, कहीं भी फटा नहीं है, कटा नहीं है। वो सीमेंट वाली जो अपन बनाते हैं ना, 10-15 वर्षों बाद आप देखेंगे कहीं फट गई, कहीं वो ऐसी हो गई। ये साइंटिफिक उनका बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह का था। चौक, एक बात और बताऊं मैं आपको, विशेष बात बताऊंगा। ये पूरा चौक मिलान कर दिया, फिर चौक में बीच में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, चौका। चारों ओर से ऊपर, बीच में वो नीचे, तो पानी सारा उधर आ जाए। और कोई आपके फंक्शन हो, कोई विवाह हो, कोई और जैसे फेरे हो और हो, चारों ओर तो पैसेज हो गया घूमने का, उसमें वो होता वो सारा काम। और वो नीचे से थोथा होता था, नीचे उसके कोई स्ट्रक्चर नहीं होता था। अपने यहाँ कहते हैं कि मृत्यु के समय भूमि पर लेटाया जाए, तो नीचे और जगह तो ढारे गुब्बारे होते हैं, आप देख लेना कहीं भी स्ट्रक्चर में, उसके नीचे पोली जमीन होती है, वो सीधा जमीन से लिंक होता था वो एरिया। और इस तरह से वो विवाह में, बच्चे के जन्म के समय, मृत्यु के समय जो फंक्शन होते हैं उसमें काम आता। और उसी में वो क्या करते हैं, कहीं उखड़ मूसड़ बनवा लेते, कहीं कोई और चीज़ बनवा लेते,
और कॉमन चीज़ें तीनों चारों घरों में कई चीज़ें कॉमन काम में आ जाती, जैसे उनका सिलबट रखने की जगह है, कोई और है, बैठक उन सब के कॉमन काम आ जाती, और भी इस तरह से वो कॉमन काम में ले लेते थे। संयुक्त परिवार का जो ढांचा था उसके अनुसार ऐसे घर जिनमें एक साथ 15-20 लोग रहे तब तो लगे कोई लोग रह रहे हैं, और अन्यथा तो उनमें कबूतरों को उड़ाना ही मुश्किल, चमगादड़ों का वास होगा, कबूतर होंगे। ये मोटी बात जो मैंने प्रारंभिक आपके सामने रखी, और जैसी आपकी जिज्ञासा हो वैसे मैं इसमें बताते, कुछ हवेलियां जैसे बिना टोडों की है और कुछ हवेलियों में टोडे होते हैं, तो कई बार गाँव में क्या है कि ताने भी मारते हैं, सेठों ताने मारते हैं कि टोडा झुका लिया के। टोडों में क्या होता है, एंगल है ये, एंगल, और एंगल पत्थर का एंगल है, तो नेचुरली जब आप आगे छज्जा निकालोगे तो खर्चा भी पड़ेगा, और छज्जा जैसे आगे निकाला है आपने, तो जिसके पास सामर्थ्य है वो टोडा निकालेगा। तो टोडे एंगल हैं, वो उस एंगल पे आगे आप 2 फीट 3 फुट आगे जो जगह ला रहे हो, घर के आगे, हवेली के आगे जो जगह ला रहे हो, उस पे वो छत का विस्तार हो रहा है। तो टोडा झुकाना ये हो गया कि उसमें और खर्चा भी आता है, उसमें कुछ विशेष साधन लगते हैं, इसलिए कह दिया टोडा झुका लिया गया। तो ताने भी मार देते हैं, वो विशेषता भी बता देता है टोडा, इसलिए वो एक एंगल है। आप देखो और भी देखो, जैसे खंबे लग रहे हैं तिरवारी में ही, तो आप देखो बहुत कारीगरी की गई है उसमें, बिल्कुल। कमल, उल्टा कमल बना हुआ है, कमल दल बना हुआ है, और बने हुए हैं। बीच में से आप देखिए पूरी स्ट्रेंथ जो है ना, वो मोटा रखोगे आप, उससे नहीं होगा। बीच में उसको पोला बना दिया, खाली कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, उसके वजन को शिफ्टिंग का भी वो सिस्टम जानते थे। ये तो प्रारंभिक निर्माण हो गया, ढांचे का निर्माण हो गया। अब चालू होती है अगली कथा, जो आप टोडा झुकाना वो कह रहे हो ना, ये सब पैसों का खेल है, आपके साधनों का खेल है, कितना लगा सकते हो। तो सामान्य तो लिपाई कर देते वो चुनने की, उसमें क्या करते, गोल गोल छेद कर देते, आपने भी देखे होंगे, टांच के, टांचना, गोल टांच देते, लट्टू जैसी चीज होती है उससे टांच देते, या फिर लकड़ी के उससे वो थापी दे देते। ये तो बहुत सामान्य बात होगी। अब उस पर कड़ा करना कहते, संदला करना कहते, सिंगराज करना कहते, जितनी उसको वो चीज घुमाओगे। आज भी आप देखते हैं नीरू तैयार करते हैं ना घरों में, कली से, कली के बच्चे वैसे से उससे उसमें डालते रहते हैं, उससे वो नीरू तैयार करते हैं। और आप देखते हैं बाजारों में भी संदला आता है, सिंगराज एक आता है, उसको कपड़े में डाल के चिकना करते रहते हैं अपन, तो वो उसको फिर घुटाई करते रहते हैं। अच्छा। इसमें प्राय जो महिलाएं बच्चे ये सब लगे रहते, हल्का काम था, ये करते रहते, वर्षों तक साधना चलती रहती है, कई दिनों तक वो घोड़ते रहते। उससे आदमी अपना मुंह देख सके इतना तक भी चिकना हो जाता वो, और स्थायी हो जाता वो। उसमें फिर कलरिंग करते, पट्टी कर देते, वो काले रंग की पट्टी बना दी, फिर डिजाइन बना देते उससे। और बहुत से घरों में तो इतनी खूबसूरत है वो, आज भी सैकड़ों वर्षों के बाद भी चूना पकड़ बहुत मजबूत करता है, सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत करता है। तो वो एक में एक होना कहते हैं, वो एक में हो जाती है, एक जी हो जाती है वो चीजें। तो आपको लगता नहीं उस स्ट्रक्चर में अलग अलग है क्या, कोई चौघरे में 4 चीजें नहीं लगती, वो चारों एक सिस्टम का अंग लगती है वो। ये हो गई। अब बाहर जैसे उसको एलिवेशन तो अपन अभी भी एलिवेट करते हैं ना चीजों को, तो वो उसमें फिर चित्रांकन करते। चित्रांकन में विषय क्या आएंगे, जैसे राग रागनी आएगी, बारहमासा आएगी, महाभारत पे करते, रामायण पे करते, अपने समय से भी प्रभावित होता है। तो जैसे थानेदार जी को देखते हैं, थानेदार बड़ा सा आदमी लगता है, जैसे पुलिस के सिपाही को देख लिया, राजा जी को देख लिया, राजसी कोई जुलूस देख लिया, उस पे आएंगे। अंग्रेज चर्चित है उस विषय में, तो अंग्रेज का कोई चित्र बनता हुआ आ जाएगा, और सेठ जी के कोई बन जाएंगे, जा रहे हैं आ रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, कोई युद्ध का भी दृश्य आ जाएगा, महाभारत का कोई दृश्य आ जाएगा, प्रभु राम के जीवन का कोई प्रसंग आ जाएगा, उन पे बने हुए हैं। और वो चित्रकार जो है वो भी एक पूरी जमात थी। आप देखो, अच्छा। ये बीकानेर में तो एक उस्ता है, उस्ताद शब्द है ना, उस्ता। ये जो मैंने जैन मंदिर की चर्चा की ना, तो इसका पुनर्निर्माण, रिनोवेशन करना पड़ा था चित्रों वगैरह का पूर्ण। तो धीरे धीरे वो कलम से बहुत धीमी गति से अपने को उसमें भी झुंझ आने लगती है, कब कंप्लीट होगा ये काम तो बहुत धैर्य के काम थे। कब वो उसका ये देखिए फिगर बनाते, फिर उसका रंग बनाते, न उनके पास कोई ऑपरेटर्स थे आज की तरह उपकरण थे, प्राय हाथ ही उनके इस तरह से सदे हुए थे, और कुछ ऑपरेटर्स जो अपने हैंडमेड थे वही वो काम में लेते। और रंग वगैरह आप देखिए, जैसे कसुम्बल रंग है, नीला रंग है, हरा रंग है, ये प्रकृति से ही यहीं से लिया हुआ, और उनसे ही वो आज भी अपन देखिए, जैसे अपने जो पीली मिट्टी है, पीला रंग किया जाता है, ऑरेंज कलर का सा आ जाता है, तो इसमें पीला
पीली मिट्टी लेते हैं, उसमें टेसू के फूल मिला देते हैं, कुछ और चीज़ें सरस मिला देते हैं, उससे वो पकड़ कर लेता है सरस। इस तरह की चीज़ें वो लोकल यहीं से लेते हैं, क्यों बाहर से चीज़ें आती भी नहीं थी। और उसमें ये इस तरह के केमिकल्स वगैरह मिला के ताकि वो स्थायी रह जाए, और उससे फिर वो वर्षों वर्ष तक एक तो उनको आइडिया देता कि ये चित्र बने, फिर वो चित्रकार जो है वो उसको मांडने से लेकर आगे कलाकारी करने से लेकर चित्रांकन करने तक भी वही करता। तो जो कुछ हवेलियाँ हैं जिनके पास धन था, समझ थी, शौक था, मुख्य बात तो शौक का है, शौक पूरी कैसे हो, पैसा हो, पैसा और शौक नहीं है तो वो क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर बना के छोड़ देगा। तो फिर वो धीरे धीरे ये चलता रहता, कई वर्षों तक, 10-10, 15-15 वर्षों तक हवेलियों के काम चलते थे। और कई बार तो जो बनाने वाला तो चला ही जाता, कभी रह ही नहीं पाता। और कई हवेलियाँ तो हम लोगों के लिए बनी है, देखने के लिए। कई जगह मैंने देखा है कि हवेली की जगह कोठी शब्द यूज होता है, जैसे बीकानेर में एक भैरवदास जी कोठी है, तो क्या कोठी शब्द उपयुक्त है? ये प्राय क्या भैरवदास जी ओसवाल शब्द ही है, ओसवालों के नाम है कोई। तो ये कलकत्ता वगैरह में जो आए ना, कलकत्ता में कोठियां शब्द चलता है, जैसे झगड़ा कोठी, फलानी कोठी, फलानी कोठी, अंग्रेजों की जो है ना कोठी, जो बड़ी जो बंगला मान लो, बंगले से बंगला जैसा एक विशाल स्वरूप आए, कोठी, बड़ी सारी कोठी, ये शब्द वहां से आए। कलकत्ता यहाँ से खूब लोग गए बीकानेर डिवीजन के, उससे इफेक्ट ही आया कोठी। अपने चूरू आसपास में कुछ भव्य हवेलियों के जैसे उदाहरण जैसे मैं आपको बताऊंगा, आज भी दर्शनीय है एक सुराणों की हवेली। अच्छा। वो सबसे ऊंची अपने को नजर आती है, उसमें कई हिस्सेदार होंगे, कई और होंगे। बाबूलाल जी सुराणा की हवेली के नाम से अपन जानते हैं, दूर से वो दिखाई देती है। उसमें एक बार चोर घुसे तो वो चिल्लाने लगे, माने 12 तो निकालो कट से। अच्छा। यानी भूल भुलैया है, भूल भुलैया। तो उस वालों की कई हवेलियां बहुत प्रसिद्ध है, सुराणों की कोठारियों की टक्कर में ही बनी हुई है। एक पार्कों की हवेली को हवा महल कहते थे। अच्छा। ये तो ओसवालों की हवेलियां एक से एक बढ़कर है। आप इधर देखेंगे एक बाटियों की और एक इधर बैदों की हवेली, महाराज के ठिकाने की तरफ। तो सागरमल जी बैद की हवेली, इधर बाटियों की हवेली। दोनों, आप टोडों की चर्चा कर रहे थे, टोडों से दोनों के छज्जे बाहर आए हुए हैं। अच्छा। वो ऐसे लग रहे हैं जैसे गले मिल रहे हैं, और दूसरे एंगल से देखोगे जैसे एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं। जैसे यदि प्रतिद्वंदी है तो चिढ़ा रहे हैं, भाई बंद थे, सगे संबंधी थे तो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो ये जो हवेलियां है ना, जैसे तो उन लोगों ने उस तरह से एक्सपोज ही नहीं किया उनको, क्या देखने जाएं, वहीं रह रहा है वो आदमी, देखता है ऐसे ही है। तो सब में आप देखिए हवेली के स्ट्रक्चर के नाते अंदर झाड़, फानूस, कालीन। मैं आपको बताऊं, जैसे एक माल जी का कमरा, मैं नीमका थाना पोस्टिंग थी, एक विद्यार्थी आया, बोले सर आया नहीं, मैंने कहा क्या बात हुई? बोले मकान वो बन रहा था, निर्माण हो रहा था। मैंने कहा क्या निर्माण करा रहे हो? बोले सर 3 मकान बना रहे हैं। 3 मकान एक साथ? बोले हाँ सर। फिर मैं देखने गया तो 3 कमरे बन रहे थे छोटे छोटे। अन मकान को मारे अठे जी बड़ी हवेली बनाई है अभी ना, वो मालचंद जी दादो सा मोहल्ला पे भी कमरों का है, माल जी को कमरा, आज भी कमरा ही कहते हैं। कमरा ही बोलते हैं। तो वो बाद के दौर की है ना, दर्शनीय है, आज़ादी से पहले के दौर की दर्शनीय। और कोठारी सुराणों की बागला जी की हवेली जो है, बागलों की कुछ हवेलियाँ देखने लायक है, लोहियों की हवेली देखने लायक है, मंत्रियों की हवेली इधर देखने लायक है। ये कई हवेलियाँ जो है वो संरक्षण के अभाव में बंद पड़ी है, या उनका कोई इतना लेन देन नहीं। सब में आपको स्ट्रक्चर वही दिखाई देगा, आपको चित्रांकन दिखाई देंगे, भित्ति चित्र दिखाई देंगे। और उसके बाद के दौर में हुड़तमल जी सुराणा वगैरह की जो हवेलियाँ बनी ना, वो उसके बाद के दौर में बनी, वो भी दर्शनीय है सुराणों की बड़ी हवेली के सामने ही। और भी हवेलियों के साथ वो क्या बनाते, बाग बनाते, जैसे बाग, माल जी का कमरा है उसके पीछे बाग था यहाँ, तो अनार का, नींबू वगैरह ये सब लगते थे उसमें, सबके बाग बगीचे थे। हवेलियाँ जैसे एक हवेली तो रिहाइश के लिए, एक वो जैसे अपने शौक पूरा करने के लिए, कहीं संगीत की महफिल चल रही है, कहीं कुछ और सजा रहे हैं, उस नाते भी उन्होंने बनाई। अच्छा। चलती रहती थी ये महफिलें वगैरह, गोट गोबरियाँ चलती रहती थी। तो हवेलियों के कई रूप थे, पर मैं तो ये मानता हूँ सारे निर्माण अपनी सामान्य सी हवेली में रहने वाले कन्हैयालाल जी लोहिया, जिन्होंने उस जमाने में 15 लाख रुपए खर्च करके, आज जो 150 करोड़ रुपए के आसपास हो, एक इतनी भव्य ई शेप में लोहिया महाविद्यालय बना के, वो निर्माण तो वो निर्माण होता है, या निर्माण तो सोनलाल गुगड़ का निर्माण होता है, स्वयं की सामान्य सी हवेली, किसी का मकान बना गया, किसी का कहीं स्कूल बना गए, कहीं अस्पताल बना गए।
और इनकी भी चर्चाएं होगी। आपके गांव की हवेलियां भी मैंने देखी, हाँ बाहर से देखने से बहुत अच्छी लगती है। इधर मैंडसर की हवेलियां हैं, बिसाऊ की हवेलियां हैं, ये पुराने गांव हैं। हाँ हाँ और इधर झुंझुनू जिले में तो आप कई एक स्ट्रक्चर भी बन गया पर्यटकों के दृष्टिकोण से, टूरिज्म सर्किट भी बन गया बिल्कुल टूरिज्म का। तो ये नवलगढ़ में, चिड़ावा में, मुकुंदगढ़ में पूरा पूरा एक सर्किट है, उसमें घुमाते हैं। चूरू में भी गुंजाइश है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हेली हेला मार रही है सेठों को, हेली हेला मारे। तो इस विरासत संरक्षण के लिए आप कोई सुझाव देना चाहें? इसके लिए मैं सुझाव ये देना चाहूँगा कि एक तो ये अतिक्रमण का जो दौर आया ना, हवेलियाँ जिनके हवाले थी, किसी ने कब्जा कर लिया, कोई और खुद की मूल चीज़ तो संरक्षित ही नहीं, और बाहर अपना निकाल लूँ, ले लूँ, ये एरिया ले लूँ, खांचा भूमि ले लूँ, ये आगे बढ़ जाऊँ। एक तो एक जो मालिक वगैरह हैं उनकी समस्या क्या है कि जॉइंट फैमिलीज है, 30-40 मालिक हो गए होंगे, और 7 मामा को बांध लो भूखो रहे होंगे। सही है। तो उनसे जैसे आप रत्नगर एक छोटी यूनिट है आपकी, आप लोगों ने कांटेक्ट किया भी है, सबसे कांटेक्ट करो। वैसे ही जैसे मेरे गांव में कोई है, आप यहाँ से निकलेंगे मेरे घर से, मेरे घर का भी एक स्ट्रक्चर आपको यूँ दिखाई देगा, क्यों खुला खुला है। भीमसरिया हवेली है कॉर्नर की, पास में अभी उसका सौदा हुआ, बिकी वो। तो रोज हम पति पत्नी शाम को घूमते हैं, देखते हैं ये कैसी एक फिल्मी टाइप की कोठी है, बिल्कुल खुले हुए नहीं देखा हमने। तो एक तो उसके जो मूल मालिक हैं उनसे कोई संपर्क करें। कभी वो जैसे दुर्गाष्टमी, दुर्गा नवमी के समय, इस समय दशहरे के समय यहाँ पे आए, एक बार कभी खोलें, कोई भी आओ देखो उसको। और सरकारी स्तर पे तो इस पर विशेष हो नहीं सकता, क्योंकि निजी मलकियत है, और निजी व्यक्ति को आप बाध्य नहीं कर सकते। आप ऐसे भी हो, वो आज में जिएगा या आज से 200 वर्ष पहले में जिएगा। हम अपने आसपास जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे चूरू में लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर से भी है, आपके यहाँ भी होगी, नहीं तो हमारी संस्था के माध्यम से, ये संस्थाएं थोड़ा इसमें संवाद का काम कर सकती है, सेतु का काम कर सकती है। और जैसे मैंने आपको कहा, जैन मंदिर जरूर देखो यहाँ हो, तो जैसे खुद चूरू के लोगों को ही पता नहीं है, उपासना करते रहते हैं, किनकी प्रतिमा है, 17वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी की प्रतिमा, कुछ तो आके उसको देखो, ध्यान दो। ऐसे ही कोई कहीं हवेलियाँ ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई जोड़ा बना हुआ है, बावड़ी बनी हुई है, फतेहपुर वगैरह में बावड़ियाँ, बहुत अच्छी बावड़ियाँ बनी हुई है, जोड़ा बना हुआ है, सेठानी का जोड़ा है चूरू में। जैसे बहुत से मंदिर बने हुए हैं, सार्वजनिक स्थल बने हुए हैं, दुर्ग स्थापत्य आप देखो, जो दुर्ग बने हुए थे उनके साइड में सब जगह इंक्रोचमेंट करके आप देखो क्या हल कर दिया। सरकारों ने भी वहाँ तरह तरह के अपने ऑफिसेज बना दिए, पूरा मूल स्ट्रक्चर तो खत्म ही हो गया। खत्म कर दिया। अपने हवेली स्ट्रक्चर, इसके कंपोनेंट्स, इसके बनावट, इसके वर्तमान अस्तित्व और इसके संरक्षण के बारे में बहुत ही जो ग्रास रूट लेवल का जो नॉलेज है वो आपने हमारे साथियों के साथ साझा किया, और इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।